नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सक्षम बुक, जिसके बारे में आप लगातार जानकारी चाह रहे थे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या ये किताब सहायक हो सकती है आपकी तैयारी में। देखिए, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए ये किताब है। क्लियर आपको? किसके लिए है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों हेतु ये किताब है। तो इससे ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिल सकती है आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, पर थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी कि क्या क्या आपको पढ़ना हो सकता है। क्लियर आपको? क्योंकि आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो पेपर होता है या जो उनकी शैक्षिक अर्हता होती है वो हाई स्कूल इंटर होती है, ठीक है, और आपकी शैक्षिक अर्हता है ग्रेजुएशन, तो उसके अनुसार पेपर थोड़ा आपका टफ बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक है सक्षम सही पोषण समुदाय कल्याण। एक दो बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा मोटा मोटा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लियर आपको? और ये आप नाम याद रख लीजिए, बेबी रानी मौर्य। ये आपकी उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री हैं। क्लियर आपको? कौन है? बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश की। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, और बाकी सब मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये इसमें विषय सूची दी गई है। पोषण के प्रकार, खाद्य समूह, विभिन्न पोषक तत्वों एवं स्रोतों एवं उनका महत्व एवं लाभ, मौसमी फल एवं सब्जियां, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय, संतुलित आहार, कुपोषण के प्रकार, जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व, गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण। तो पहला पार्ट आज हम देखेंगे, और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इसको ऐसे जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, पोषण एक परिचय, गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। शिशु पोषण एवं बाल पोषण, कुछ आवश्यक बातें। क्लियर आपको? वृद्धि निगरानी, बच्चे में वृद्धि निगरानी का महत्व, और इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। बाकी सब आपका लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। क्लियर आपको? पोषण एक परिचय, तो ये क्या है इसको आप समझते हैं। तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। इसमें आसान भाषा में थोड़ा लिखा है कि दैनिक जीवन में शरीर के संतुलित व समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो शरीर का संतुलित एवं समग्र विकास हो और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें कुछ कार्य करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। मनुष्यों द्वारा खाद्य पदार्थों में से इन पोषक तत्वों से प्राप्त करने की क्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर आपको? यहां पर एक लाइन मिसिंग है कि जो हमें शरीर के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी तो हमें पदार्थों से प्राप्त होती है, तो उसके बारे में यहां पर नहीं जिक्र है, ठीक है। तो इस तरह के ये भोजन के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये दूध लग सकता है आपको, ये लौकी, ये कद्दू और मछली है, यहाँ पर हरा प्याज है, शिमला मिर्च है और बाकी कई चीजें हैं। क्लियर आपको? इन कटोरियों में जहां तक दालें हैं, है ना। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करके पचाकर अवशोषित कर शरीर में समावेशित करता है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। पोषण हमारे शरीर के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। शरीर के पोषण के लिए हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं, वह पोषक तत्व कहलाते हैं। क्लियर आपको? तो भोजन से मिलने वाला पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यह ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर आपको? क्या है? ऊर्जा का स्रोत है और शरीर में ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता है। क्लियर आपको? यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अब बात करते हैं पोषण के प्रकार की। तो ये पोषण के प्रकार क्या है उसके बारे में समझेंगे। क्लियर आपको? तो मानव शरीर बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता है, इसके लिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। क्लियर आपको? ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, ये सब आप समझ चुके होंगे और आप में से बहुत से लोगों का तैयार भी होगा, लेकिन इससे आप इस बुक से आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर आपको?
तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से कम करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। क्लियर आपको? कौन कौन से? ये है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें क्या होता है, शरीर को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होती है। स्रोत क्या है इसके? आटा, दाल, चावल, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, तेल व सभी दुग्ध उत्पाद। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, पोषक तत्व दूसरे क्या होते हैं? शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन, ये मैक्रो है, ठीक है, और ये माइक्रो है। देखना छोटा सा अंतर है केवल, ये मैक्रो है और ये माइक्रो है। ठीक है, ए और आई का अंतर है, बाकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यह दैनिक प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्रोत विटामिन और खनिज लवण से भरपूर फल, छिलके वाली दालें और हरी साग सब्जियां। देखिए, हमें जब हम छिलके वाली दालों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि बगैर छिलके वाली दालों को खाने का प्रचलन बन गया है। ठीक है, बिल्कुल दाल को साफ कर दिया जाता है, उसके छिलके हटा दिए जाते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें बहुत ही कम मात्रा में बचते हैं या बचते ही नहीं है। क्लियर आपको? तो शरीर को अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन छिलके दालों से हटा देने की वजह से, हरी साग सब्जियों को बार बार धोने की वजह से, क्लियर क्या होता है, उनमें उनका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। यह आवश्यक तो जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं, तब इस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण कहा जाता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे खाद्य समूह की। क्लियर आपको? क्या खाद्य समूह क्या होते हैं? तो भोजन को कुछ खाद्य समूह में बांटा गया है, जिनका सेवन दैनिक रूप से करना आवश्यक है। सामान्यतः खाद्य समूह के निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है अनाज। ठीक है, अनाज व कंदमूल जैसे गेहूं, रागी, चावल, शकरकंदी। क्लियर आपको? ये अनाज में आते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। ठीक है, आलू आप खाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। ठीक है, दालें व तिलहन जैसे राजमा, काला चना, अरहर। राजमा एक अच्छा उपाय है। आज के समय में बगैर छिलका निकाले अगर कुछ खाया जाता है तो वो राजमा, और ठीक है, वो राजमा है ना। तो बगैर छिलके के अगर कुछ खाया जाता है तो राजमा है। राजमे का छिलका नहीं निकाला जाता है, इसलिए आप राजमे को एक अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यह दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, पनीर, दही, मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, कलेजी या फिर अंडा, पीले व नारंगी फल व सब्जियां, हरी सब्जियां, अन्य फल आदि। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो राजमा, और अगर आप जो आपका जो मांस होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ठीक है, मांसाहारी लोग जो मांस का सेवन करते हैं, मटन, चिकन, जो भी आप कहते हो, क्लियर आपको। और राजमा ज्यादा फायदेमंद होता है उन सब की तुलना में, मांस और मटन की तुलना में। क्लियर आपको? इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है राजमे की, और इसमें जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, और जो मांस होता है, जो आपका मटन और चिकन होता है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा होता है, वो बहुत नुकसान करता है। क्लियर आपको? तो ये चीजें हैं। राजमा सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन लेने का और सभी तत्वों को लेने का। क्लियर आपको? और ये किडनी के रोगों में काफी फायदा करता है। अगर आप राजमा नियमित खा रहे हैं तो आपको किडनी जैसे रोग नहीं होंगे, किडनी से रिलेटेड। बड़े हों या बच्चे, सभी को दिन में इन समूहों के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में कुछ मात्रा में प्रतिदिन सम्मिलित करना चाहिए। क्लियर आपको? थोड़ी दाल प्रतिदिन लेनी चाहिए। अब विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत व उनके महत्व और लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में दिया गया है, लेकिन आपको इससे अधिक डिटेल में पढ़ना है इन चीजों को, और आपको पढ़ाया भी गया है। क्लियर आपको? तो यहाँ पर बहुत ही अल्प मात्रा में दिया गया है, लेकिन आप देख लीजिए, हो सकता है यहीं से प्रश्न आ जाए। पेपर सरल बनाया गया, लेकिन अगर पेपर कठिन बनाया गया, वाकई में ग्रेजुएशन लेवल का बनाया गया, तो आपको दिक्कत होगी अगर आप सिर्फ सक्षम बुक के भरोसे बैठेंगे। क्लियर आपको? अब स्रोत क्या है? अनाज जैसे गेहूं, चावल, रागी, बाजरा, कंदमूल जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी। ठीक है, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट काफी अधिक मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बढ़ते बच्चे, गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। क्लियर आपको? तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन सबको करना चाहिए। ये हमारे शरीर को जो अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज है वो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। सर्वाधिक ऊर्जा हमें सही से प्राप्त होती है।
क्लियर आपको? तो अनाजों में कहा गेहूं, चावल, रागी, बाजरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। फिर जो आपका कंदमूल होते हैं, आलू, अरवी, शकरकंदी, जो जमीन के अंदर तने की तरह होते हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट काफी अधिक मात्रा में होता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन आपको ये बकरे के मांस से मिलेगा, मुर्गे के मांस से मिलेगा, मछली के मांस से मिलेगा, और आपको अंडों से भी मिलेगा। ये राजमा, ये दाल, चना, दूध, और ये आपका यहां पर शायद कद्दू है। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। स्रोत क्या है? अब देखिए जो लिखा है, एक तो अंडा लिखा है, फिर मीट मछली लिखा है, दालें व फलियां जैसे सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, अरहर इत्यादि, इन सब में भी काफी अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन जो सोयाबीन में प्रोटीन होता है वो थोड़ा ज्यादा हैवी होता है, वो कभी कभी कुछ लोगों को नुकसान भी करता है। तो सोयाबीन वाला प्रोटीन काफी निश्चित मात्रा में लेना चाहिए, और सबको ये फायदा भी नहीं करता है। बीज जैसे तिल, तरबूज, अलसी, कद्दू एवं सूखे मेवे, दुग्ध पदार्थ जैसे पनीर, दूध, दही, क्लियर आपको, इन सब में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के महत्व और लाभ क्या है? प्रोटीन रोगों से लड़ने में और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। प्रोटीन भ्रूण के सही विकास हेतु आवश्यक एवं गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन और गर्भाशय की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायक होते हैं। एनीमिया से बचाव में भी प्रोटीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्लियर आपको? तो प्रोटीन हमारे शरीर को जो टूट फूट होती है उसमें काफी लाभदायक होता है, उसको सही करने में। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तत्व है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे वसा की। ये तेल में मिलता है और आपको घी में मिलता है। क्लियर आपको? बाकी अन्य चीजों में भी मिलता है, जैसे आप जो सूखे मेवे खाते हैं उसमें काफी मात्रा में वसा होता है। आप जब मांस खाते हैं तो उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में वसा तो होता ही है। क्लियर आपको? क्योंकि हमारे शरीर में तेल तो होता ही है। स्रोत: घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे। वसायुक्त भोजन का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। वसायुक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कि भ्रूण के विकास के लिए सहायक हैं। वसा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब काफी लोग तेल को बिल्कुल मात्रा में छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। अगर सही मात्रा में वसा नहीं लेंगे आप, तो आपके शरीर में आपके मस्तिष्क का विकास सही से नहीं होगा, आपका मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। ये लोग क्या होते हैं, बोलते बोलते अचानक से इनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, जिनके अंदर वसा की कमी हो जाती है। क्लियर आपको? इसमें भी कई प्रकार की वसा होती है, एक गुड वसा, एक बैड वसा। क्लियर आपको? तो जो आपका वनस्पति तेल होता है वो आपका अच्छा वसा का स्रोत है। जो आपका गाय का घी है, भैंस का घी है, ये भी वसा का अच्छा स्रोत है। क्लियर आपको? लेकिन जो आपका डालडा आता है, रिफाइंड आता है, ये बहुत ही नुकसान करता है। इन चीजों से बचना चाहिए जितना हो सके। क्लियर आपको? जितना भी आजकल आप हार्ट पेशेंट देख रहे हैं, कैंसर के रोगी देख रहे हैं, वो ज्यादातर लोग रिफाइंड के तेल की वजह से और डालडा की वजह से बन रहे हैं। क्लियर आपको? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन करना जरूरी है। क्लियर आपको? अब आप लोगों को लग रहा होगा काफी छोटा है, पर क्या करें, अब किताब ही ऐसी है तो इसलिए आपको पढ़ाना पड़ रहा है ऐसे, है ना। अब आयरन और लौह तत्व की बात करेंगे। क्लियर आपको? ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा किया है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ जाएं। स्रोत: तो लौह तत्व के स्रोत क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंडा है आपका, मांस है, मछली है, कलेजी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, जैसे चने का साग, पालक, सहजन, चौलाई, सरसों, बथुआ। जिसमें पालक और बथुआ, सरसों, इन सब में बहुत ही अधिक मात्रा में लौह तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही में इसमें जो विटामिन हैं आपकी बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। अगर आप इन हरी सब्जियों को, पत्तेदार सब्जियों का लगातार सेवन करते हैं तो ना सिर्फ आपका शरीर मजबूत होता है, बल्कि आपके चेहरे पर एक चमक आने लगती है। क्लियर आपको? क्योंकि जब आप पौष्टिक तत्वों का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो भी ग्लो करने लगती है ना। चुकंदर, गुड़, चना, राजमा, खजूर, तिल, ठीक है, छुआरा और मूंगफली, इन सब में भी लौह तत्व काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। महत्व और लाभ: आयरन युक्त खाद्य पदार्थ सभी आयु वर्ग में एनीमिया से बचाव में भूमिका निभाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं।
आयरन मस्तिष्क विकास के लिए भी आवश्यक है, विशेषता बच्चों में। तो बच्चों के विकास के लिए आयरन बहुत ही आवश्यक है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। देखिए, यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि लौह तत्व के लिए दूध नहीं लिखा है। तो दूध में लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होता या बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए लौह तत्व के लिए आपको अन्य चीजों का सेवन करना ही पड़ेगा। क्लियर है आपको? अब हम बात करेंगे आयोडीन की। ठीक है, तो आयोडीन क्या है? आयोडीन युक्त नमक लेते हैं हम, वो काफी एक पर्याप्त मात्रा में हमें नमक मिल जाता है जिसमें आयोडीन होता है, जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होता है। लेकिन क्योंकि भारत में पहले क्या होता था, नमक फ्री था, उस पर कोई टैक्स नहीं था, तो ये एक बड़ा, और डेली आदमी नमक खाता है। बिजनेस का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिजनेसमैनों के पास, उद्योगपतियों के पास, और सरकार के पास अपॉर्चुनिटी थी कि इससे टैक्स आ सकता है काफी मात्रा में। तो एक निकाला गया कि आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, पहले बोरी में नमक आता था और वो 1-2 रुपए किलो मिलता था, है ना। फिर आया कि आयोडीन युक्त नमक। अब आयोडीन युक्त नमक 10 रुपए किलो से शुरू हुआ। ठीक है, 8-10 रुपए किलो से शुरू हुआ। जो चीज 1-2 रुपए में मिल रही थी वो सीधे 8 से 10 में पहुंच गई, और आज के समय में तो ये 25 से 30 तक में आयोडीन युक्त नमक मिलता है आपको 1 kg। क्लियर आपको? वो लगभग सभी नमकों में होता है, लेकिन अब इसमें अलग से डाला जाता है, और एक ये बिजनेस का फंडा भी बन गया सरकार का और बिजनेस के लिए। तो ये चीजें रहती हैं, लेकिन जो आपके लिए फायदेमंद है आयोडीन युक्त नमक वो होता ही है। ठीक है, ये आपके दूध, अंडा आदि में भी मिल जाता है। इसलिए नमक में सिर्फ आयोडीन युक्त नमक, ये तो सिर्फ बिजनेस के लिए किया गया। आयोडीन शरीर को सही कार्य करने में सहायता देता है। इसकी कमी से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए आवश्यक है। क्लियर आपको? अगर आपको सही मात्रा में भोजन मिल रहा है, क्लियर आपको, तो ये सब चीजें उतना मैटर नहीं करती हैं। लेकिन अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो आयोडीन युक्त नमक तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। जब आपको सही मात्रा में कोई चीज नहीं मिल रही है, सही मात्रा में आपको पूरी सजी हुई थाली नहीं मिल रही है, तो आपको इन तत्वों को अलग से लेना पड़ेगा। जैसे मल्टीविटामिन होती है, कैल्शियम की टेबलेट्स होती हैं। अगर आप सही मात्रा में दूध, पनीर, दही का सेवन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो फिर आपको अलग से कैल्शियम लेनी पड़ेगी। वैसे ही आयोडीन होता है, वैसे ही प्रोटीन होता है। अगर आप सही से भोजन नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर आपको टेबलेट लिख देगा या फिर आपको कोई पाउडर लिख देगा कि इसको पीजिए, फिर आप सही हो जाएंगे। तो वही चीज होता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे कैल्शियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए, और हमको सीधा खड़ा होकर चलाने के लिए। क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें अधिकांश भाग कैल्शियम का होता है। ठीक है, दूध, दही, पनीर इत्यादि में, हरी पत्तेदार सब्जियों में ये काफी मात्रा में पाया जाता है। क्लियर आपको? अगर आप किसी अनाज को भिगो देते हैं तो उसमें विटामिन सी तो बढ़ता ही है काफी मात्रा में, विटामिन बी भी बढ़ते हैं, और कैल्शियम भी उसमें काफी मात्रा में बढ़ जाता है। क्लियर आपको? जब आप उसको भिंगा के खाते हैं। अब स्रोत क्या है कैल्शियम के? दूध, समस्त दुग्ध पदार्थ, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, कड़ी पत्ता आदि। क्लियर आपको? अन्य रागी, सहजन, रामदाना, मशरूम, तिल, सूखी मछली आदि, ये कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम बच्चे की हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है। सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से मांसपेशियों व तंत्रिका तंत्र मजबूत बनती हैं। गर्भावस्था में कैल्शियम उच्च रक्तचाप के संभावित खतरों को कम करना, यह मांसपेशियों में मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। क्लियर आपको? तो ये अच्छा टॉपिक है आपके लिए, रिवीजन के लिए सक्षम बुक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपकी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, और हमारे चैनल पर आपका मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़िए, मात्र 370 रुपए में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा फोलिक एसिड। क्लियर आपको? या वीडियो के अंत में आपको प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर आपको? फोलिक एसिड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं और इसके स्रोत क्या हैं।
ठीक है, ये डायग्राम आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे स्रोतों को समझने के लिए। क्लियर है आपको? तो फोलिक एसिड के स्रोत क्या है? गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सेम की फली, सरसों का साग, अंकुरित दालें, ब्रोकली, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन, कलेजी, मांस, झींगा मछली आदि। इसमें महत्व क्या है? फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। गर्भाधारण से पहले एवं गर्भावस्था की पहली तिमाही में फोलिक एसिड का सेवन करने से बच्चों का जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। अब ये आपका यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा? आपका प्रश्न बनेगा कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और मेरुदंड के विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान कौन सा एसिड महत्वपूर्ण होता है या लाभदायक होता है? तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन फोलिक एसिड भी होगा, उसको आप सही टिक कर देंगे। क्लियर आपको? इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे विटामिन के बारे में। आपने कई बार विटामिन के बारे में पढ़ा होगा और देखा होगा, है ना? अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो इसके स्रोत क्या है? पीले व नारंगी फल, ये आप ध्यान रखेंगे, पीले व नारंगी फल जैसे आम, पपीता, तरबूज, गाजर, कद्दू, टमाटर, ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। पालक, अरबी के पत्ते, अंडा, मछली, कलेजी, कार्ड लिवर ऑयल। क्लियर आपको? ये सब किसके अच्छे स्रोत हैं? विटामिन ए के। अब इसका महत्व क्या है और लाभ क्या है? विटामिन ए रतौंधी से बचाव में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? रतौंधी। एवं आंखों के स्वस्थ रखता है। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से सभी आयु वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोजन सेवन करना चाहिए, जिससे कि नवजात शिशु को स्तनपान से पर्याप्त विटामिन ए प्राप्त हो सके। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब बात करते हैं विटामिन बी1 की। किसकी? विटामिन बी1 की। ये कैसे कार्य करता है और इसके स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? मोटा अनाज जैसे गेहूं, चना, दालें, मूंगफली। क्या? मोटा अनाज जैसे गेहूं, चना, दालें, मूंगफली। महत्व और लाभ क्या है? विटामिन बी1 गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। विटामिन बी12 स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि। महत्व और लाभ क्या है? विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग को एनीमिया से बचाव करने में सहयोग करता है। यह मेरुदंड को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर आपको? तो विटामिन बी6 स्रोत क्या है? मांसाहारी स्रोत जैसे अंडा, मीट, दूध व अनाज। महत्व और लाभ क्या है? विटामिन बी6 सभी आयु वर्ग की को एनीमिया से बचाव करता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, थकान, होठों के कोनों का फटना इत्यादि हो सकता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे विटामिन सी की। तो विटामिन सी के बारे में आप सभी को पता होगा। स्रोत क्या है? जितने खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, अंगूर इत्यादि। पुदीना, कच्ची प्याज, कच्चे आम, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सभी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। महत्व और लाभ क्या है? सभी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मांसपेशियों, दांतों और जोड़ों को मजबूत करता है। इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की रोकथाम में सहायता मिलती है। तो शरीर में लौह तत्वों के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो इसका आपका उत्तर होगा विटामिन सी। इसी तरीके के आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी की। क्लियर आपको? किसकी? विटामिन डी की। तो मछली, कलेजी, अंडे, जर्दी इत्यादि, पालक, सोयाबीन। वैसे ये सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक हमारे शरीर में बनता है, जो आपका सुबह 11 से दोपहर 2 बजे की धूप इसमें लिखा है, लेकिन सुबह 8 बजे से होता है। ठीक है, मुझे नहीं लग पता ये किस तरह से इन्होंने 11 से 2 बजे लिख दिया इस किताब में, क्योंकि सुबह 7:30 के बाद से दोपहर 12 साढ़े 12 तक का ही टाइम होता है विटामिन डी के लिए। ठीक है, अब इन्होंने सर्दियों वाला टाइम लिख दिया हो तो वो मुझे पता नहीं, है ना। जो मानक टाइम है आपका वो सुबह 7:30 के बाद से दोपहर 12 से 12:30 तक का होता है। क्लियर आपको?
तो यहाँ पर 11 से 2 कैसे लिखा है वो मुझे नहीं पता इस किताब में, लेकिन सरकारी किताब है तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। दूध, सूर्य का प्रकाश सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक की धूप शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करता है। क्लियर आपको? सर्वाधिक जो विटामिन डी होती है हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से ही बनती है। क्लियर आपको? इसलिए सूर्य के प्रकाश में जाना बहुत ही आवश्यक होता है। बाकी अल्प मात्रा में इन सभी चीजों में उपलब्ध होती है। दूध, पालक, सोयाबीन, मछली, कलेजी, अंडे की जर्दी इत्यादि। गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता शरीर गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन और समय से पूर्व प्रसव होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। अब बात करेंगे आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3 व ओमेगा 6 की। ये कैसे कार्य करते हैं और स्रोत क्या है इसके? स्रोत है इसका चिया के बीज और अखरोट, नट्स एवं तिलहन और मछली का। ठीक है, तो ये सब इसके स्रोत हैं। आवश्यक फैटी एसिड का कार्य शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना है। यह शरीर में बुरे फैट को कम करता है। इनका विशेष योगदान हृदय गति के संचालन में होता है। क्लियर आपको? किसमें होता है? हृदय गति के संचालन में होता है। यह दिल की बीमारियों से शरीर का बचाव करता है। किससे बचाव करता है? दिल की बीमारियों से। ओमेगा 3 फैटी एसिड कमी से नींद कम आना, त्वचा और बालों का बेजान होना, एकाग्रता में कमी, आंखों से संबंधी परेशानियां और जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफें हो सकती हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को भी बढ़ाता है। गर्भवती स्त्री और शिशु के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी जरूरी होता है। इसे खाने से शिशु का शरीर और मस्तिष्क का सही ढंग से विकास होता है। अब बात करेंगे मौसमी फल एवं सब्जियों का महत्व की। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है और शरीर में पानी की कमी होने का खतरा अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु का मुख्य फल और सब्जियां हैं तरबूज, टमाटर, आड़ू, रसभरी, अंगूर, आम, बैगन, खीरा, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, करेला इत्यादि। इनमें से कुछ में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। वर्षा ऋतु के दौरान स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी आवश्यक सावधानियां आवश्यक हैं, क्योंकि इस मौसम में पानी एवं मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु के मुख्य फल और सब्जियां कद्दू, ब्रोकली, पालक, मकई, बैगन, सेब, तोरई, लौकी, चुकंदर, आम, शरीफा इत्यादि है। क्लियर आपको? शीत ऋतु में क्या क्या है? पपीता, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अमरूद, मशरूम, गोभी, चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, अनार, हरी बीन्स, मूली, ये सब क्या है? सर्दियों की मुख्य वो है। ठीक से सब्जियां। अब अनाज के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो वो आप पढ़ चुके हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय। क्या? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय। देखिए वहां जहां तक जूम हो सकता था उतना मैंने जूम किया आपके लिए। अभी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से सुनिएगा। क्लियर आपको? क्योंकि अगर मैं जूम करूंगा इसको तो एक तरफ का जूम हो जाएगा, दूसरी तरफ का जूम नहीं होगा, और ये पूरी लाइन है, तो एक बार में पूरा देखना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर आपको? तो खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व बढ़ाने के उपाय, ये सब आप पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस आप एक बार देख लीजिए। इन्होंने पहला बताया है भिगोना। तो इस विधि में बीज या अनाज को पानी में भिगोने के पश्चात प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चना, दालें आदि। इससे खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में बढ़ोतरी होती है तथा खाना जल्दी पच जाता है। अंकुरण क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत सूखी दालें व अनाज को कुछ समय तक भिगोकर नरम किया जाता है तथा उसके बाद भीगे सूती कपड़े अथवा बर्तन जिसमें चारों तरफ छेद हो उसमें रखा जाता है। क्लियर आपको? जिससे पानी और हवा से ये अंकुरित हो सके। अंकुरित अनाज व दालें पचाना आसान हो जाता है। साथ में पोषक तत्व जैसे विटामिन व मिनरल का उपलब्धता भी बढ़ जाती है। क्लियर आपको? खमीर उठाना या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ, दही, मट्ठा, इडली, डोसा और आदि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हल्के और सुपाच्य होते हैं। इन्हें खाने से उपापचय, मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे शरीर को विटामिन B12 भी काफी मात्रा में मिलता है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं भाप से पकाना यानी कि स्टीम कुकिंग। भाप से पकाने में भोजन की पौष्टिकता बनी रहती है, साथ ही स्वाद को बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
उदाहरण इडली, फरा और हरी सब्जियां। क्लियर आपको? भूनना या रोस्टिंग, यह भोजन को नमी को कम कर गुणवत्ता बनाए रखने की एक कारगर विधि है। भूनने से खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पोषक तत्वों की हानि कम होती है। इसमें तेल या घी की आवश्यकता नहीं होती है, यह काफी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और स्वाद में भी सुधार होता है। उदाहरण भुना हुआ चना, मखाना, मूंगफली, बीज आदि। अनाज, दालें व बीजों के मिश्रण को भूनकर स्वादिष्ट पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि भोजन बनाते समय तथा पके हुए भोजन में ऊपर से डाला जा सकता है। स्वाद व ऊर्जा दोनों में बढ़ जाती हैं। क्लियर आपको? अब बात करेंगे संतुलित आहार की, यानी कि बैलेंस्ड डाइट की। क्लियर आपको? विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार जो शरीर की पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से पाई जाने वाली ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से, 30% वसा से तथा 15 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए। मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, तकरीबन 50%, और 30% वसा से तथा 15 से 20% प्रोटीन से आती है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में वसा नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का क्षय ज्यादा हो जाएगा ऊर्जा देने के लिए। जब प्रोटीन का क्षय ऊर्जा देने में चला जाएगा तो फिर हमारे शरीर में टूट फूट बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो नहीं कर पाएगा। क्लियर आपको? अब बात करते हैं कुपोषण प्रकार, कारण व परिणाम। तो कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। क्लियर आपको? कुपोषण क्या है? कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि थोड़ा कम जूम है, फॉन्ट छोटे हैं, पर मैं बोल रहा हूं तो आप उसको समझते रहिए। क्लियर आपको? अब बात करते हैं अल्प पोषण की। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण क्या कहलाता है? अल्प पोषण कहलाता है। टाइप 2 पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जिंक आदि अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला कुपोषण, जैसे अल्प वजन, नाटापन, स्टंटिंग जिसको कहते हैं, दुबलापन या सूखापन जिसको वेस्टिंग कहते हैं। अति पोषण क्या होता है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाला कुपोषण। उदाहरण उम्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से होने वाला कुपोषण, जैसे मोटापा। हम सभी लोग अति पोषण से ग्रसित हैं। हम में से ज्यादातर लोग आज के समय में सबके पास मोटापा बढ़ रहा है, बहुत से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोग घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में एक तरफ जहां कुपोषण भी है, अल्प पोषण भी है, और दूसरी तरफ अति पोषण भी है ना? दोनों तरह की स्थितियां हमारे देश में वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। क्लियर आपको? कुपोषण के प्रकार, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। एक या एक से अधिक टाइप 1 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण। उदाहरण क्या? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग का होना, यह टाइप 1 कुपोषण है। ठीक है? महिलाओं में कुपोषण के कारण क्या है? सामाजिक असमानता एवं संसाधनों में कमी। सामाजिक असमानता क्या होती है? पुरुषों को उच्च समझना, पुरुषों पर ज्यादा ध्यान देना, महिलाओं को निम्न समझना और उन पर कम ध्यान देना। क्लियर आपको? पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी के अभाव में अपर्याप्त आहार का सेवन। ठीक है? एक महिलाओं में यह भी स्थिति होती है कि वो इतना भावुक होती हैं कुछ महिलाएं कि पहले पति खा ले, पहले बेटा खा ले, पहला ससुर खा ले, या पहले भाई खा ले, पहले पिताजी खा ले। इन सब चीजों के कारण भी महिलाएं कम खा पाती हैं या उनके लिए बचता ही नहीं है जितना उन्होंने बनाया होता है। क्लियर आपको? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी, इसके कारण भी आपका कुपोषण होता है। संक्रमण, कम उम्र में गर्भधारण, कम अंतराल पर बच्चे पैदा होना, बार बार गर्भधारण के कारण शरीर कमजोर हो जाना और स्वच्छता में कमी। देखिए, स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, वो जीवन में हो, शरीर की हो या अपने घर की हो। स्वच्छता से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को कुपोषण से भी बचा सकते हैं। संभावित परिणाम क्या है? गर्भवती महिला का शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना। अगर उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सही से पोषण नहीं मिलेगा, वो शारीरिक रूप से तो कमजोर होगी, मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकती है।
एनीमिया, उच्च रक्तचाप, चक्कर आने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। महिला को बार बार बीमार होने की संभावना बनी रहेगी। जन्म के समय कम वजन व मृत बच्चे को होने की संभावना, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक जैसे मंदबुद्धि रूप से कमजोर होना, गर्भ में भ्रूण का सही विकास न होना, मातृ मृत्यु एवं बच्चे के विकलांग होने की संभावना रहती है अगर माता को सही से पोषण नहीं मिलता है। अब बच्चे में कुपोषण कैसे होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। गर्भवती मां में पोषण की कमी, स्तनपान शुरू कराने में देरी, स्तनपान संबंधी समस्या जैसे कि गलत जुड़ाव एवं स्थिति, स्तन का अपूरित होना, स्तन में संक्रमण आदि जैसे स्तनपान में अवरोध आना, स्तनपान न होने के कारण फार्मूला दूध अथवा गाय बकरी का दूध देना, यह भी एक कुपोषण का कारण है। स्तनपान के साथ पानी देना, अनुपयुक्त अपर्याप्त ऊपरी आहार, निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों से बार बार संक्रमण होना, यह बच्चे के कुपोषण के मुख्य कारण है। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं इसके? तो जन्म से शिशु का कम वजन होना, बाधित शारीरिक एवं मानसिक विकास, कुपोषण, बार बार बीमार होने की संभावना, विकलांगता एवं जन्म दोष, शिशु मृत्यु की संभावना, वयस्क होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियां होने की संभावना, यह सब कुपोषण के कारण ही होते हैं। क्लियर आपको? जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व, अब इसमें क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, गर्भावस्था पहली आपकी 270 से 280 दिनों की होती है। पहला वर्ष आपका 365 दिन, ठीक है, दूसरा वर्ष आपका 365 दिन, ठीक है, तो 1000 दिन हो गए। पोषण हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषतः गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए। गर्भावस्था के आरंभ से लेकर बच्चे के जन्म के 2 वर्ष तक अर्थात गर्भकाल के 270 दिनों और बच्चे के जन्म के 2 साल अर्थात 730 दिनों तक मां और दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वर्णिम समय माना जाता है। बच्चे के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष की आयु में होता है। इस समय सही पोषण मिलने से बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। पहले 2 वर्ष में उचित देखभाल के अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, जिसकी भरपाई करना कठिन है। इसके अतिरिक्त बच्चे के क्रियात्मक विकास जैसे बोलना चलना में भी देरी होने का खतरा होता है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका पहला चैप्टर जिसको मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। दूसरा चैप्टर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आपने इसमें कुपोषण पढ़ा, पोषण पढ़ा और आपका जो खाद्य न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लगातार पढ़ते रहिए और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप मैसेज करिए और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो जो आपके पोषण एक परिचय के जो पहले 8 टॉपिक थे उनके बारे में आपको पूरा बता दिया गया है। अगले 10 टॉपिक आपको अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे दूसरे चैप्टर के। क्लियर आपको? तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा टॉपिक पसंद आया होगा। सक्षम बुक के बारे में आपकी जितनी भी दुविधाएं थी, शंकाएं थी, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी पर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है आपको रिवीजन में, आपको इन चीजों को समझने में। क्लियर आपको? तो अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए एक एक चीज को। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये मेरी मेहनत कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। स्वयं पर भरोसा बनाकर रखिए, मेरा दावा है अगर आप लगातार स्वयं पर भरोसा रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, स्वयं आप भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर पढ़ते रहना होगा, निरंतर सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े रहना होगा। जो आपसे कहेगा कि अरे तुम्हारा नहीं होगा, अरे तुम नहीं कर पाओगे, ये सब मूर्ख लोग होते हैं। इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। जिंदगी में ये किसी जोक से कम नहीं होते हैं जो लगातार आपके मनोबल को गिराने का कार्य करते हैं। आपको सदैव अपने मनोबल को ऊपर रखना है, अपने आप को अच्छी चीजों के साथ जोड़कर रखना है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।